Hello everyone, welcome back to the Vedanta Education channel. This is chemistry class 12th science and electrochemistry was the chapter we have going through और नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेकर के आए हैं दैट इज़ नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे कैसे इसके यूजेस होंगे, उस सब के बारे में हम आज इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो सेल पोटेंशियल के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। एग्जैक्टली नॉन्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बताती है, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करवाती है। लेकिन जब हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि भैया ई सेल, ये क्या है सेल पोटेंशियल, तो हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही मालूम है, तो फिर क्यों इस नॉन्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है हमें। तो देखो कि कोई भी सेल जो होता है उसके अंदर जो आपका सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, है ना, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं ना, जैसे डेनियल सेल में ZnSO4 और CuSO4 भरा था अपन ने, भरा था कि नहीं भरा था, है ना। ऐसे तो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, सभी सेल्स में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या होती है, यूनिमोलर होती है, तो हम उसको स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर तो उस सेल का टेम्परेचर हमने 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है, तो उसको हम स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। और उस समय पर जो उसका पोटेंशियल आता है वो क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। और उसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट कैथोड करके एनोड करके आप उसको पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो ER-EL है ये क्या है, स्टैंडर्ड है। और जिंक और कॉपर का जो डेनियल सेल था उसका स्टैंडर्ड 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो यूनिमोलर ZnSO4 और CuSO4 लिया था। अगर हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाए, जनरली टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आएगा बच्चों, वेरिएशन किस में आएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन आएगा। सो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन आ जाता है, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन काम में ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, नॉन्स्ट इक्वेशन को हम कब काम में लेंगे, जब यूनिमोलर कॉन्सेंट्रेशंस नहीं होंगी। यूनिमोलर है तो डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड है उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मैंने आपको टेबल भी बनवाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें से आप पोटेंशियल याद करके रखेंगे, डायरेक्ट आप माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इलेक्ट्रोड का, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, तो यू विल फाइंड द डायरेक्टली स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। लेकिन बच्चों बात ये आती है कि भाई अगर अपने को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जगह क्या आवश्यकता पड़ रही है कि हमारे को जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिमोलर नहीं दी गई है, तब पंगा पड़ जाएगा बच्चों। और अगर यूनिमोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात ये और दिमाग में आती है कि क्या सर ये जो हमारे पास नॉन्स्ट इक्वेशन है वो क्या ऐसे ही काम करती है जैसे हम बात करें भैया यूनिमोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, क्या तभी इसको काम में ले सकते हैं? नहीं बच्चों, जो नॉन यूनिमोलर 1 मोल नहीं है उस केस में अगर काम कर रही है तो 1 मोल वाले में तो काम करेगी। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, दिस इक्वेशन can be used to calculate cell potential of any concentration। ध्यान देना बच्चों कि कोई से भी कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे तो यूनिमोलर हो चाहे तो नहीं हो, हम दोनों ही केसेस में क्या कर सकते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज करके उसमें पता लगा सकते हैं कि उस सेल का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, देखो तो जनरली नॉन्स्ट इक्वेशन होती क्या है, ई सेल, ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन उस सेल का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, नोट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, माइनस RT ओवर NF ln ऑफ Q। यह आपको स्टार्टिंग इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT ओवर NF ln ऑफ Q। अब यहां पे देखिए मैं सारी चीजें लिखता हूं। ई सेल हमारे पास जो इधर है वो क्या है, ये है सेल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, फिर ये ई नोट सेल, फिर क्या चीज आ गई है बच्चों, देखो ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को मालूम होगा, जब यूनिमोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं तो वो स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा और यूनिमोलर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सेल पोटेंशियल कहलाएगा। R क्या है आपके पास, गैस कांस्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गैस कांस्टेंट है।
और इसका मैं वैल्यू भी लिख देता हूं, कितना होता है 8.314, क्या होता है बच्चों, लीटर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, क्या ये क्या है, गैस कांस्टेंट होता है, जो आप देख सकते हैं कितना होता है, दैट वैल्यू इज डायरेक्टली 8.314। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब अगर आप इसकी बात करते हैं आगे आगे कोई भी चीज अगर देखते हैं तो उसके अंदर देखो और क्या रह रहा है, टी रह रहा है ना, और बाकी चीजें तो आप जानते हैं। टी कितना होता है बताओ, टी देखो टेम्परेचर के केस में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है तो आपको 298 ही लेना है, क्योंकि जनरली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जिसको हम लिखते हैं 298 केल्विन, और अगर दिया हुआ है तो फिर टी आपको वो जो दे रखा है वही लिखना है। 99% केसेस में आपको टेम्परेचर नहीं देता है, इन दैट केस यू हैव टू यूज 298 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर हो गया, आर हो गया, ये सब चीजें होंगी। एन आपको मालूम है ना, ये क्या है, ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये क्या है, दिस इज फेराडे, और इसका वैल्यू 96500 कूलाम होता है, और आपको बताया था कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना होता है, 96487 होता है। इन दैट केस की आपको ये गिवन हो तो 96487 होगा, और नहीं गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ln ऑफ क्यू पे अपन आगे बात करते हैं। चलो बच्चों देखो, अब ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल, ठीक है, वो तो जो भी आपको एग्जांपल देगा वहां से आप ई नोट सेल निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है ना, माइनस आर की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पे 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी लिखी हमने 298 ओवर एन क्या है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर जिंक और कॉपर का एग्जांपल है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2+ में हो जाता है, और ये क्या करता है 2+ से कॉपर में डिपॉजिट हो जाता है, तो ट्रांसफर कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई जरूरी है क्या सभी सेल्स में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं ना, वो तो डिपेंड करेगा एग्जांपल पे। जैसे आपको क्या दे देता है, Ag दे देता है, Ag, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, एक ही तो होता है Ag के अंदर सिल्वर में, तो वो एग्जांपल पे डिपेंड करेगा n की वैल्यू, तो हम इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटू एफ, फेराडे तो फिक्स कर रखा है 96500, ये रहा, ठीक है ना, और ln ऑफ क्यू। अब देखो बच्चों क्या होता है, यहां पे मैं लिखता हूं ln ऑफ x, अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म आए, ln ऑफ x ऐसा कोई टर्म आए, जैसे ये आ गया x क्या है हमारे पास q, तो ln ऑफ x वाला टर्म आ गया हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2.303 इंटू लॉग ऑफ x लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर ln ऑफ x आता है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ln ऑफ q आ गया, तो इसको भी मैं क्या कर दूं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया मेरे पास log ऑफ q। बोलो बच्चों अब समझ में आएगा ये बात, ठीक है। तो 2.303 कहां से आया ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब भी हमारे पास ln ऑफ q होता है तो उसको हम log ऑफ q में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ln ऑफ q एग्जैक्टली होता क्या है, दिस इज log बेस e, log बेस e होता है ऑफ q, और एक आपके पास आता है log बेस 10 ऑफ q। ये दो टर्म्स होते हैं log को लिखने के, मैथ्स वाले बच्चे जान रहे होंगे, मेनली हमें इसी टर्म के अंदर चलना होता है। और ln क्या होता है, log बेस e होता है, तो log बेस e से log बेस 10 में जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें पूरे टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गए 1 2 3 4, ये है आपका r की वैल्यू, टेम्परेचर, ये है इसको log में कन्वर्ट करने का, ये f की वैल्यू, बचा log q n। देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 0.0591 मिलेगा। कितना मिलता है इन सबको मल्टीप्लाई करने पर, 0.0591 मिलता है बच्चों। n तो एज इट इज हमारे पास पड़ा ही है, कितना n तो पड़ा ही है ना, वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा। और आगे क्या हो गया हमारे पास q, ये है आपके पास इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन है ये। अब इसमें हमारे पास q आ जाता है, q, ठीक है, q देखिए q इट इज रिएक्शन
quotient, ठीक है। जैसे आप which as equivalent to constant of रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे मेन इक्वेशन तो आपकी यही हो गई है ना। अब देखो जैसे मैंने क्या कर लिया, एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या ले लिया, डेनियल सेल, है ना, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में क्या हो रहा है बच्चों, जिंक और कॉपर 2+ आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जिंक 2+ और कॉपर बना लेता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर आप रिएक्शन का कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो K क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, Zn2+ प्रोडक्ट है हमारे पास, मल्टीप्लाई दूसरा कौन है, कॉपर। देखो बच्चों जैसे ही ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं। किसी भी चीज को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो उसको हम क्या मानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट कौन है, जिंक स्क्वायर ब्रैकेट में और Cu2+ स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है क्या बच्चों। तो ये क्या हो गया, इसका K हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज इक्वल्स टू Q। यही क्या है, हमारा Q है, ठीक है। ये इक्वेशन 1। अब मैं इसी चीज को क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में लिखता हूं, क्या, जो हमारे क्वोशिएंट Q की वैल्यू है उसको मैं वहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा ध्यान देना कि ये डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम्पल कौन सा दिया है। ये एग्जाम्पल दिया है, ध्यान देना, वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर N की वैल्यू बताओ बच्चों, N की वैल्यू बताओ। यहाँ पे Q भी आ गया, ठीक है, और N कितना हो जाएगा बच्चों, N कितना हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने, कॉपर ने रिसीव कर लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना, तो N की वैल्यू हो गई 2 और ये हो गया लॉग, और Q क्या आ गया हमारे पास, Zn2+ स्क्वायर ब्रैकेट में और कॉपर स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय जिंक स्क्वायर ब्रैकेट में और Cu2+ स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा देखो, इफ इधर चला जाऊं, देखना बच्चों, इफ ए इलेक्ट्रोड इज सॉलिड और प्योर लिक्विड then their concentration change don't occurred, so these are not included in log of Q। देखो बच्चों, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड, आप जो क्वोशिएंट लिख रहे हैं ना Q, उसके अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रोड सॉलिड आ जाता है या कोई भी प्योर लिक्विड आ जाता है, तो उस केस में बच्चों आप ये मान के चलिए, ये कहते हैं कि भाई उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो बच्चों, आपको ये बोला जाए कि भाई 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी है, अब उसमें से आपको 10 ग्राम चाहिए, तो इसमें से आपने 10 ग्राम निकाल लिया, ठीक है। फिर आप ऐसे 10-10 ग्राम करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में का, भैया कॉन्सेंट्रेशन होती ही क्या है, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन होती ही क्या है, 2 चीजों का मिक्सचर होता है। हमने भी पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन वाले यूनिट के अंदर कि भैया कॉन्सेंट्रेशन है ही क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन, कि भैया 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम हमने डाल रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और भैया हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड आ जाए या फिर प्योर लिक्विड आ जाए तो वो क्या है, प्योर है। दो तो है ही नहीं ना, सॉलिड इलेक्ट्रोड अकेला है, देखो एनोड क्या था वहां जिंक का बना हुआ था, अकेला है ना, प्योर है। और जब भी कोई बात प्योर है, अकेला है, तो भैया कॉन्सेंट्रेशन तो वहां है ही नहीं। समझना इस बात को, कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है, मिक्सर ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, उसमें क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है। अरे भैया यहाँ तो जिंक का अकेला है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, दो तो है ही नहीं, तो जिंक का इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन में काउंट नहीं होगा। और कैथोड क्या था, कॉपर, ये भी तो क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रोड है, अकेला कॉपर ही है, कोई एक से ज्यादा नहीं है, तो ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में काउंट नहीं होगा। तो ये जो आपके पास है, ये आपके पास है, solid zinc and copper are not considered in concentration। तो भैया जब ये concentration में और placed as 1, तो इनको क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो देखो अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, देन E cell equals to E naught cell minus 0.0591 over 2 log of कॉपर 1 हो गया, जिंक 1 हो गया, तो दोनों को हटा दो, ऊपर क्या बच गया, Zn2 प्लस, ठीक है क्या, नीचे क्या बच गया, Cu2 प्लस। बोलो बच्चों, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखो, अरे बच्चों ध्यान देना, आपको अगर नॉन स्टिक क्वेश्चन बोलता है तो आप यहाँ पे ला करके छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें समझाओ और यहाँ पे ला करके छोड़ दो, ठीक है। और फिर अगर आपको लगता है कि भैया नंबर ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा है क्वेश्चन के, तो फिर आप एग्जाम्पल ले लो, डेनियल सेल एग्जाम्पल ले लिया, उसमें Q निकाल लिया आपने, Q की वैल्यू यहाँ रख दी और N की वैल्यू यहाँ रख दी। N इक्वल्स टू 2 क्या है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो देखो ये 2 जो है वो इस एग्जाम्पल स्पेसिफिक में लिखा है, वैसे 2 नहीं होता है सब में, ठीक है ना। ये log Q हमारे पास आ गया, log Q की वैल्यू इसमें हमने रख दी है, और हमने कहा कि भैया अगर सॉलिड है तो उसको 1 कंसीडर करते हैं, और इन दोनों को 1 लिखा, तो हमारे पास ये आ गया। एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर सच टाइप ऑफ द एग्जाम्पल विच इज डेनियल सेल हियर, ठीक है क्या बच्चों। बच्चों बोलिए आपको बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल पे लेकर के चलता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल में लेकर के चलता हूं। ठीक है, ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखना बच्चों। समझना है ना। अब सपोज कीजिए आपको बोलता है कि भाई निकिल और सिल्वर के इलेक्ट्रोड वाला सेल है, ठीक है, किसका, निकिल और सिल्वर। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा देयर इज ए रिवर्सिबल सेल, राइट डाउन और डेराइव देयर नॉन स्टिक इक्वेशन। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अभी हमने जिंक कॉपर लिया, आप वो ले सकते हैं। मैंने कहा निकिल और किसका है, सिल्वर का सेल है, आप वो ले सकते हैं। आप हाइड्रोजन जिंक का ले सकते हैं, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था जिंक का जब यूज में लिया था। आप कॉपर हाइड्रोजन का ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर नहीं बोलता है तो, बोलता है तो आपको यूज करना है। देखिए, ए सेल ऑफ निकेल एंड सिल्वर is used, find nernst। इसकी नर्स्ट इक्वेशन आपको बनानी है, और इसका आपको पूछ लेगा कि भैया इस सेल का पोटेंशियल भी बताओ। तो देखो क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन, पहले मैं इस निकेल और सिल्वर के सेल को लिखता हूं।
देखो बच्चों, अब आपके पास में प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया हम ऑक्सीडेशन किसका करें, सिल्वर का करें या फिर किसका करें, निकिल का करें। और उसके लिए हमें क्या, इसको डिसाइड करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, बताओ बच्चों क्या पढ़ना पड़ता है। अगर दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें डिसाइड करना है, देन हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। किस चीज से डिसाइड करते हैं बच्चों, हम डिसाइड करते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो देखो निकेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कम किसका है, कम किसका है, निकेल का, तो इसका कर दो ऑक्सीडेशन, ज्यादा किसका है, सिल्वर का, तो इसका कर दो रिडक्शन। ये लो जी, हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है क्या बच्चों, हमने डिसाइड कर लिया। और जब डिसाइड कर ही लिया है तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, ये करना है कि भैया इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो निकेल जो होता है वो और Ag+, ये दोनों ने क्या किया, निकेल ने तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और Ag ने क्या कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। उससे जो लिए हुए इलेक्ट्रॉन थे वो इसने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है क्या बच्चों। अब जरा देखिए आप, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे Ag का तो +1 होता है और निकेल का कितना होता है, +2 होता है। तो एक निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए 2 Ag+ ने क्या किया, उनको रिसीव करके 2 Ag बना लिया। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। इससे आपको Q निकालने में सहायता रहेगी। चलिए हम इसका Q निकाल देते हैं। पहले प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, देखो प्रोडक्ट्स में कौन है, निकेल का 2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Ag की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा बच्चों ध्यान रखिए, जब भी कोई स्टोइकियोमेट्री होती है तो वो पावर में चली जाती है। हियर वी आर यूजिंग दिस स्टोइकियोमेट्री इनटू द पावर। अब देखो नीचे क्या आता है, रिएक्टेंट में कौन है, एक तो निकेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा कौन है, Ag+ है, और उसमें स्टोइकियोमेट्री 2 है, टेक इट ओवर टू द पावर। अब देखो ये निकेल और =1 और Ag=1, देखो दोनों सॉलिड हो गए ना, है ना। कैसे मालूम चलता है भैया, अगर उन पे कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या है, सॉलिड है, और चार्ज है इसका मतलब वो किसमें, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आ गए। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में है और ये दोनों क्या है, सॉलिड है, इनको 1-1 रखा, तो Q क्या हो गया, निकेल 2+ डिवाइडेड बाय Ag+। बच्चों ध्यान देना, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये जो 2+ है इसको बाहर रखें या अंदर, यहाँ पे बाहर रखा है, यहाँ पे अंदर रखा है। बच्चों ध्यान देना, ये जो है वो तो इसका चार्ज है, 2+ तो निकेल का चार्ज है बच्चों, जबकि ये 2 क्या है, इस Ag+ के नंबर्स है। यहाँ पे Ag+ कितने हैं, 2, और Ni कितने हैं, है तो 1 ही, लेकिन एक पे ही कितना चार्ज है, 2+ है। तो ये चार्ज को आप पावर में नहीं ले जाना है, ये इसके नंबर्स को ले जाना है, जिसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। देखो ये इसके नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ नंस्ट इक्वेशन क्या होती है, E cell = E0 cell -0.0591, फिक्स है ना बच्चों, R T और 2.303 और F की वैल्यू फिक्स है, तो सभी सेल्स में ये फिक्स है, डिवाइडेड बाय N log of Q। वैल्यू पुट कर दो बच्चों। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू बता दीजिए बच्चों। N की वैल्यू देखो, सिल्वर ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2। अब आप ये मत कहना कि भैया 2 इसने ले लिए, 2 इसने दे दिए तो 4 हो गए। नहीं बच्चों, जो इसने दिए हैं वो इसने लिए हैं, तो इसने कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड 2, और लॉग ऑफ Q की जगह मैं क्या लिख देता हूं, Ni2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इन स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन में कहता कि भाई मुझे तो क्या बताओ, मुझे तो ये बताओ कि आपके पास जो ये सेल दिया हुआ है उस सेल की नंस्ट इक्वेशन क्या होगी, तब तो ये बहुत है, इतनी ही होगी। और आपको ये बोलता है कि भैया यहां पर क्या है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोल, ठीक है ना, और Ni2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 मोलर, ठीक है ना। तो देखो अब कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा मैं इसको करता हूं 10 ना करके मैं इसको करता हूं 100,
ठीक है। अब ध्यान देना रे बच्चों, ध्यान देना रे। अब देखो मैंने क्या करना है, वैल्यूज पुट करूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में तो कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, इसकी वैल्यू में पुट कर दूं इन दोनों की, और वैल्यू पुट करूंगा तो देखो क्या है, ई सेल इक्वल्स टू, अच्छा ई नोट सेल देखो बच्चों, ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई आर माइनस ई एल। अरे बच्चों जहां को इधर राइट साइड में कौन है, राइट साइड में कैथोड जिसका रिडक्शन हो रहा है इसका एजी, राइट साइड में एजी कितना है 0.80 माइनस लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाला निकिल कितना है माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया बच्चों 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका स्टैंडर्ड ई सेल नोट कितना हो गया 1.05 हो गया। तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं 1.05 माइनस 0.0591 ओवर 2 लॉग ऑफ Ni2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, Ni2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखो 100 डिवाइडेड बाय Ag प्लस की कितनी है 1, और 1 पे क्या है स्क्वायर है, ये देखो ठीक है। देखो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 ओवर 2। देखो log 100 का क्या मतलब है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो 1 हो गया पूरा, मैं इसको लिख सकता हूं 10 log 10 की पावर 10 लिख सकता हूं, सॉरी 2। समझ में आ रही है क्या बात, मैं 100 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। और देखो बच्चों जब भी ऐसा कुछ होता है log 10 की पावर x होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है x log 10 होती है, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखना ठीक है। देखो अगर log 10 बेस x आ जाता है तो x आगे आ गया और log 10 रह जाएगा, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी x हो गई। वही चीज यहाँ है ना, 2 है तो 2 को मैं यहाँ ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 ओवर 2। इस 2 को तो आगे ले आया और क्या रह गया ये log ऑफ 10, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट कितना रह जाएगा बच्चों, ऑलमोस्ट कितना रह गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताओ कि आपको समझ में आती है कि नहीं आती है बात। अगर आपको ये लिख करके बोलता है कि नंस्ट इक्वेशन बताइए तब तो आप यहां तक काम करके छोड़ देंगे, ये सारा ये नंस्ट इक्वेशन हो गई। अगर आपको इसके कॉन्सेंट्रेशन दे देता है दोनों के और पूछता है कि भैया इस सेल का पोटेंशियल भी बताओ, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ये दे दिए, ये हमने ई नोट सेल निकाल लिया क्योंकि ई नोट सेल तो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल थे दोनों के, याद है हमें, उससे निकाल लिया, सारी वैल्यूज पुट की एंड वी फाइंड ई सेल। ई सेल हमें नंस्ट इक्वेशन से इस सेल का मिल गया है। बोलो बच्चों बात समझ में आती है या नहीं आती है? होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए मजे आ जाएंगे अगर आप ये बात समझ लोगे तो, है ना बच्चों, क्या आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। चलो मैं एक और आपको एग्जांपल लेकर के बता देता हूं, एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। आपको ये कहता है कि आपके पास में क्या है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। देखो बच्चों ये जो नंस्ट इक्वेशन है इसको आप यूज कर सकते हैं केवल और केवल, आप इसको एक सेल का पोटेंशियल के लिए यूज नहीं, आप इसको पूरा यूज कर सकते हैं किसके लिए, किसी एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन ही दूंगा आपको, फिर उसमें ही समझाऊंगा। आपको कहता है कि भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताओ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताओ। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 मोल और प्रेशर ऑफ H2 गैस 1 बार। देखो बच्चों आपको बोलता है कि भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
क्या बताना है, आपको बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, आपको बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना। 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों, है ना, इसको 1 कर दिया मैंने, प्रेशर 10 कर दिया, ठीक है। आपको बोलता है कि भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताओ, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का तो 0.00 होता है, इसमें इतना पूछने की क्या आवश्यकता है। नहीं, आप ध्यान दो, 0.00 कब आया था, जब उसमें 1 मोलर HCl था बच्चों, है ना, और प्रेशर भी कितना था, 1 atm प्रेशर था कि नहीं था, याद है कि नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, और ये क्या है, यूनिमोलर, 1 प्रेशर है, और ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, अरे स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्या, जब भी तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला है। और 0.0 कब था, जब वो इलेक्ट्रोड क्या हो, स्टैंडर्ड हो, तब था। अरे बच्चों हमें 0.00 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो इसकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोल है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर देखो 10 बार हो गया, 1 नहीं है, इसका मतलब हमें नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। देखो, इफ H+ concentration is 1 mole and H2 pressure is 1 bar, then it is standard case which have 0.00 electron volt potential, but here is not standard case, so we use नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमें नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। उसके पहले हम इस इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है बच्चों, देखो रिडक्शन हो रहा है, तो 2H+ क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके क्या बना लेगा, H2 गैस को रिसीव कर देगा, सॉरी रिलीज कर देगा, ये हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें Q निकालते हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या है, देखो मैं P of H2 लिख रहा हूं बच्चों, P of H2 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही है ना इसका प्रोडक्ट, तो और कोई नहीं है। रिएक्टेंट देखो क्या है, H+ है, और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, तो 2 को मैं कहां ले जाऊं, पावर में ले जाऊं, ठीक है। अब देखो E cell इक्वल्स टू E0 cell माइनस 0.0591 ओवर n की वैल्यू कितनी है, चलो मैं पहले n लिख देता हूं, log ऑफ Q। यही है आपके पास नॉन्स्ट इक्वेशन, यही है क्या आपके पास नॉन्स्ट इक्वेशन। अब आप सोचिए कि सर यहाँ पे भी आपने ई सेल लिखा है, जब पूरे सेल का पोटेंशियल निकाल रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल रहे हो, तब भी आप सेल लिख रहे हो, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। एंड हमें क्या लिखना है, ये लिखना है बच्चों, ये क्या है कि भैया हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। अब देखो बच्चों n की वैल्यू तो देखो कितनी है, और आपके पास Q आ गया। अब आप ये बताओ कि इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं बच्चों, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस्ड इक्वेशन देखनी है, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो देखो E ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू E0, मैं E0 की वैल्यू लिख दूं क्या, अगर ये नोट का मतलब क्या, स्टैंडर्ड केस, और स्टैंडर्ड केस होता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यही होगा क्या बच्चों, यही होगा क्या। आप देखो आपके पास जो प्रेशर की वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, प्रेशर की वैल्यू को पुट कीजिए, प्रेशर की वैल्यू कितनी है, देखो 0.00 माइनस 0.591 ओवर 2, ठीक है। देखो लॉग ऑफ प्रेशर कितना गिवन है बच्चों, प्रेशर है 10 बार, 10 डिवाइडेड बाय H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 तो हमारे पास क्या बच गया, log 10, और log 10 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी होती है, 1 होती है ना। log 10 की वैल्यू हो गई 1। इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व कर लो, और आपको फाइनल इक्वेशन आपको मालूम चल जाएगी, जो कितना है
इक्वल्स टू -0.029 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो माइनस में आ गई वैल्यू, तो अरे सर माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू आ रही है। बच्चों मैं इसको मिटाता जा रहा हूं और उसके बारे में बोलता जा रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आप लोग ध्यान देते जाइए। तो क्या हुआ, अरे सर वैल्यू इज इन नेगेटिव, और आपने पिछली क्लास में बोला था कि बच्चों पोटेंशियल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अरे सर ये क्या हो गया, ये अनर्थ हो गया क्या? मैंने कहा नहीं बच्चों, अनर्थ नहीं हुआ, अनर्थ नहीं होने देंगे। तो फिर क्या हुआ? अरे भैया ध्यान दो, दो बातों पे। मैंने आपको एक बात तो ये कही थी कि बच्चों आपके पास में जो भी आप सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल का पोटेंशियल कभी भी, दो चीजें देखो, माइनस किसका नहीं आ सकता, मैंने कहा था, मैं मानता हूं मैंने कहा था, लेकिन मैंने किसके लिए कहा था बच्चों कि भैया सेल का पोटेंशियल माइनस नहीं आता है, मैंने ये कहा था। ये तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ना, ये तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड तो है ही नहीं, ये तो केवल एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, और किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। किसी सेल का, पूरे सेल का पोटेंशियल नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना बच्चों? इसलिए यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके नन्स इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, ऐसे करके आपकी नन्स इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। सो डोंट वरी कि भैया माइनस आ गया है, माइनस आया है, आया जरूर है, लेकिन वो है नहीं, वो है नहीं, ठीक है क्या? चलो जी, अब देखिए बैटरीज, नेक्स्ट टॉपिक बैटरीज। देखिए large number of cells connected in series में जोड़ दिया to increase the power is known as बैटरी। अरे बच्चों आपको बोले कि भैया बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है, भैया आपको बोलना है कि कोई डिफरेंस नहीं है, जो बैटरी है वही सेल है और जो सेल है वही बैटरी है, बस डिफरेंस है ताकत का। बैटरी की ताकत ज़्यादा होती है, सेल की ताकत कम होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैटरी में बहुत सारे सेल सीरीज में जुड़े होते हैं और सेल क्या है, एक सिंगल डिवाइस है, सिंगल है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे सेल एक जगह जुड़ जाएंगे तो उनका सबका पावर जुड़ जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग बैटरी क्या हो गई, ज्यादा पावर वाली हो गई। क्लियर है क्या बात? चलो अब देखो बैटरी आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती हैं। एक होती है प्राइमरी बैटरीज, ठीक है, जिसको आप प्राइमरी सेल भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी, ठीक है ना। देखो प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल, आपको मैं दो एग्जांपल देता हूं और वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास टॉर्च होती है ना, टॉर्च में जो सेल है वो सेल, आप एक बात बताइए मुझे कि क्या बैटरी को जलाया और 10 दिन में सेल खत्म हो गया, बैटरी बंद हो गई, टॉर्च बंद हो गई और उसको आपने फेंक दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। उसको आप प्लग में लगाते हैं रोज शाम को 1 घंटे के लिए और वो वापस से चार्ज हो जाती है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज आपके रिस्ट वॉच होती है ना, एक दीवार की वॉल क्लॉक होती है, उन दोनों के अंदर जो सेल डला हुआ है, रिमोट में जो सेल डला हुआ है, वो 1 महीने चला और फिर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या आप उसको रिचार्ज करते हैं, वापस चार्ज में लगाते हैं? नहीं लगाते ना। उसके लिए क्या करते हैं, फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं और नया ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल के दो टाइप हो गए, बैटरी के दो टाइप हो गए। एक तो ऐसा जो खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वापस चार्ज कर लो पावर में लगा करके, और एक ऐसा जिसको आप वापस चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, वापस चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, जिसको वापस चार्ज नहीं कर रहे उसको एक ही बार यूज कर रहे हैं, सिंगल यूज है, और जिसको आप चार्ज कर पा रहे हैं उसको लगाया, चार्ज किया, फिर काम में लिया, फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज करो, फिर काम में लो, मल्टी टाइम यूजिंग, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जो एक बार डिस्चार्ज के बाद वापस चार्ज हो सकते हैं और मल्टी टाइम, मल्टी साइकिल यूजिंग होते हैं।
प्राइमरी सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही बार चार्ज होते हैं, दोबारा चार्ज नहीं हो सकते हैं, तो ये सिंगल टाइम यूज होते हैं। एक बार यूज करने के बाद डिस्पोज करते हैं, इनको रिसाइकिल कर लेते हैं, इनको हम क्या करते हैं, दोबारा रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो यही है डिफरेंस आपके पास इसका क्या, these cells are not rechargeable। ये सेल क्या नहीं होते हैं, रिचार्जेबल नहीं होते हैं। एंड आफ्टर वन टाइम यूज, और उसी में क्या हो जाता है ये डिस्चार्ज। आफ्टर वन टाइम यूज these can't be recharged and reused। बताऊं क्या एग्जाम्पल आपको? ड्राई सेल जिसको लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। क्या है ड्राई सेल? जो आपका वॉल क्लॉक होता है, रिमोट में लगते हैं ना, वो सब ड्राई सेल होते हैं। और बटन सेल इसी को मर्क्यूरी सेल भी कहते हैं। जो रिस्ट वॉच में लगता है ना बटन का जैसा छोटा सा गोल गोल, उसको बटन सेल बोलते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है क्या? और ये वाले क्या, these cells are rechargeable। अरे कैसे रिचार्जेबल? ये कैसे होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। एंड आफ्टर यूज मतलब डिस्चार्ज के बाद यूज, दे कैन बी रिचार्ज्ड। अरे मोबाइल रिचार्ज नहीं, सेल को रिचार्ज करते हैं। कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज्ड। अब बच्चों आपको ऐसे बोले कि दो डिफरेंस लिखो, तो आप आपस में सोचने की, तो एक ही है, बहुत सारे हो गए। देखो ये क्या होते हैं, रिचार्जेबल नहीं होते, रिचार्जेबल होते हैं। ये सिंगल टाइम यूज के होते हैं, ये मल्टी टाइम यूज के होते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, इनको रीयूज कर सकते हैं, इनको रीयूज नहीं कर सकते। दीज कैंट बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड, इनको रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक में ही अनेक है, एक में अनेक। अरे हम तो बहुत महान है, आप लोग तो महान है, एक में अनेक हैं। अच्छा इसके एग्जाम्पल देखो। अरे बच्चों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, कार में जो बैटरी लगी है ना, ट्रैक्टर में जो बैटरी लगी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। आगे आएगी, इसका बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, है ना। लिथियम आयन बैटरी मोबाइल में कौन सी होती है? अरे कौन सी होती है? आप मोबाइल की बैटरी निकाल के देखना, उसके ऊपर लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी, रिचार्ज होती रहती है। तो ये जो बैटरीज हैं वो सेकेंडरी सेल हैं, और ये वाली जो है वो क्या है, प्राइमरी सेल है। एक ही बार यूज में ली जा सकती है, फिर तो फेंकना ही पड़ेगा, रिचार्ज नहीं कर सकते, वापस करंट देकर के रिचार्ज नहीं कर सकते। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हमने बैटरीज के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन देखा है। अब कल या नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उनके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट हमारे पास जो बैटरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, 4-5 जो बैटरीज हैं। अब 2 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। टुडे वी हैड थ्रू द नंस्ट इक्वेशन, कहाँ कैसे कैसे यूज होता है उसके बारे में हमने बात कर ली है, एग्जाम्पल्स की बात कर ली है। एंड वी हैव थ्रू द बैटरीज टाइप्स, डेफिनेशन एंड टाइप्स विद द एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए खुद के, एंड देन लाइव सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द नोट्स विच हैव यू बीन प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।